नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीन की अर्थव्यवस्था के विषय में। मूडीज ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली और मूडीज की उस रिपोर्ट के हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। तो इस वीडियो में हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है चीन की अर्थव्यवस्था के साथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हुआ क्या। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, आपने उसका नाम सुना। मूडीज ने क्या कहा है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वह स्थिर से घटकर नकारात्मक हो गई है। मतलब जिस रेटिंग एजेंसी ने चीन की अर्थव्यवस्था के विषय में बात की है, उसने ये कहा है कि पहले इसकी स्थिति स्थिर थी और अब ये नकारात्मक हो गई है। मूडीज का अनुमान है 2024 और 25 4% और 2026 से 30 तक 3.8%। 4% से भी कम चीन की विकास दर रहेगी। मतलब चीन की विकास दर लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। अब इस विकास दर के कारण क्या है वो हम समझ लेते हैं। एक समस्या आप देखेंगे कोविड 19, इसने चीन को तोड़ दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि चीन ने जो नीति अपनाई वो शून्य कोविड नीति। शून्य कोविड का मतलब पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया और उस लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान चीन को हुआ वो बहुत बड़ा हुआ। दूसरा, चीन की क्या हो रही है, धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है। इसके अलावा जो चीन में लोगों ने ऋण ले रखा है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। मतलब लोग अपने लोन का पैसा वापस चुका नहीं रहे हैं। और दूसरा, जो सरकार के वित्त है, जो फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट का है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज है। मतलब सरकार अपने फाइनेंशियल सिस्टम को भी सही से मैनेज नहीं कर पा रही है। उनकी लाइबिलिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनकी जो इनकम है वो लगातार चली जा रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, इनकम घट रही है। इससे क्या है, सरकारी वित्त में भी लगातार समस्या आ रही है। एक रिपोर्ट अगर हम देखें तो एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की ये रिपोर्ट है। वो कह रही है कि जो चाइना की इकोनॉमी है, चीन की इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे मेन कारण क्या है कि लोग लोन का पैसा वापस चुका नहीं रहे। चीन में दो चीजें हो रही है। एक, उनके डिफॉल्टर जो है, एक जो उनके डिफॉल्टर है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। और जो डिफॉल्ट का अमाउंट है, डिफॉल्ट का जो अमाउंट है वो भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। मतलब डिफॉल्टर भी लगातार बढ़ रहे हैं और डिफॉल्ट का अमाउंट भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, चीन में धीरे-धीरे एक मंदी आ रही है और चीन लगातार डीग्रोथ की तरफ जा रहा है। मतलब उसका ग्रोथ लगातार कम हो रहा है। इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि चाइना की जो ये प्रॉब्लम है, दरअसल ये पूरी प्रॉब्लम रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है। आज से कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि चाइना में लोग कह रहे थे कि तरबूज दे दो या कुछ और प्रोडक्ट्स दे दो जिसके बदले लोन की ईएमआई चुकाई जाए। प्रॉब्लम क्या है कि रियल एस्टेट से रिकवरी नहीं हो रही। मतलब रियल एस्टेट में जो पैसा लगा हुआ है, रियल एस्टेट में लोगों ने जो लोन ले रखा है चाइना में, उस पैसे को लोग वापस नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए 2020 में ये कम था। मतलब 2020 में ये डिफॉल्ट कम था। 2021 में डिफॉल्ट बढ़ गया और 2022 में डिफॉल्ट और बढ़ गया। 2023 में इस डिफॉल्ट के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो इसकी वजह से चाइना लगातार डीग्रोथ करता चला जा रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट रेटिंग वास्तव में है क्या? तो ये किस तरह से ये आंकड़े हमको पता लगते हैं? हम ये अनुमान निकाल पाते हैं कि कोई देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है। तो एक तो ये वित्तीय और व्यावसायिक मॉडल है और सरकार द्वारा जो उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम किया जाता है, जो आर्थिक प्रबंधन का काम किया जाता है, उसको ये रेट करते हैं। ये ये आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे ये अनुमान जारी करते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। इस चीज को ये बताते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किस तरह से काम करती है। मान लेते हैं एक ही एजेंसी है, ये आपको बताएगी कि देखो एक्स देश में विकास की ज्यादा संभावना है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। वाई देश में विकास की संभावना कम है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो। इस तरह से एक रिस्क असेसमेंट का काम करती है ये एजेंसी। ये डिफॉल्ट की संभावनाओं को बताएंगे। आपने बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सुना होगा, जिसमें मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, इस तरह की बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उपलब्ध है। मूवी की इस रेटिंग का मतलब क्या है? मतलब मूवी ने जो ये नकारात्मक दिखा दिया है, उसका मतलब क्या है? ये हमको समझना होगा। देखिए, मूडीज की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में उसने कैटेगरी बना रखी है कि कौन सा देश किस कैटेगरी में स्टैंड करता है। इस कैटेगरी के साथ इन्होंने सब कैटेगरी भी बना रखी है। उसके हिसाब से A1, A2, इस तरह से ये कैटेगराइज करते हैं किसी देश को। कौन सा देश किस कैटेगरी में करंट डेट में है। चीन के बारे में अगर हम देखें तो चीन की वर्तमान स्थिति क्या है? चीन इस कैटेगरी में अभी भी बरकरार है, A1 कैटेगरी में बरकरार है। लेकिन 2017 में चीन की कैटेगरी क्या हुआ करती थी? AA3।
तो चीन की कैटेगरी 2017 में काफ़ी ऊपर थी, लेकिन इसको 2017 में ही रिपोर्ट आई और उसके बाद इसको घटा के A1 कर दिया गया। मतलब 2017 में ही चीन की रेटिंग एक बार पहले भी घटी है। अभी क्या है, जो A1 कैटेगरी में चीन है, इस कैटेगरी में A1 कैटेगरी में चीन है। रिपोर्ट्स में दिखाया जाएगा कि ये चीन स्थिर है, मतलब ये एक लंबे समय तक A1 कैटेगरी में बरकरार रहेगा। या रिपोर्ट ये दिखाएगी कि A1 कैटेगरी से ऊपर जाएगा, या ये रिपोर्ट दिखाएगी A1 कैटेगरी से नीचे जाने की इसकी संभावना है। अब चीन के इस विषय में क्या हुआ है, चीन को ये दिखाया गया कि इसकी जो है A1 कैटेगरी से नीचे जाने की संभावना कहीं न कहीं बन रही है। मतलब इसकी जो स्थिर वाली पोज़ीशन, जो वो इस कैटेगरी में लगातार स्टेबल था 2017 से, उस कैटेगरी से नीचे जाने की इसकी संभावना है। मतलब डिग्रोथ इसकी यहाँ पे हो रही है। यहाँ तक मुझे लगता है आप पूरी बात समझ गए। अच्छा, दूसरी बात ये समझने वाली है, क्या ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ सिर्फ़ चाइना के बारे में ही बात कर रही है? नहीं। कि आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाइना को टारगेट कर रही हो, लेकिन नहीं। इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पिछले महीने एक डेटा निकाला था, जिसमें इसने अमेरिका को भी ये बात कहा। अमेरिका को भी स्थिर से उसकी कंडीशन कौन सी कर दी थी? नकारात्मक कर दी थी। मतलब अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, इस बात को भी ये बता रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक निष्पक्ष होके फैसला कर रहा है, या निष्पक्ष होके अपने आंकड़े दे रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, आप अमेरिका लीडर है वेस्टर्न साइड का, और कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। अगर आप इसको पक्षपाती मानते, तो ये चाइना के बारे में बुरा कहती पर अमेरिका के बारे में बुरा ना कहती। लेकिन इसने अमेरिका के को भी टारगेट किया है, अमेरिका को भी बताया है कि आपकी कंडीशंस खराब है। मूडीज़ अब है क्या? और ये क्या कहते हैं अपने बारे में? इनके बारे में जो इनके प्रेसिडेंट है, वो क्या कहते हैं, वो हम देख लेते हैं। ये कहते हैं मूडीज़ ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। हम एक्सपर्ट एडवाइसेज़ के साथ आते हैं। हम बॉन्ड्स जो रिलीज़ होते हैं, उनके ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं, उनको देखते हैं, उनकी ट्रस्ट को चेक करते हैं। हम लगातार कई सालों से काम करते चले आ रहे हैं। हम डिकोड करते हैं रिस्क को। हम लोगों को ये बताते हैं कि क्या रिस्क है। हम अवसरों को लोगों को प्रदान करते हैं, और इसी के तहत लोग बेटर डिसीजन ले पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को ये बताते हैं कि किसी मार्केट में क्या रिस्क है और क्या अवसर है, जिसके बेसिस पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकें। ये मूडीज का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और हम अगर देखें मूडीज के बारे में, तो अपने ही इसी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ये 40 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं। इनके 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। उनके साथ ये डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ ये अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं कि इनको 1 सदी से ज़्यादा का अनुभव है। मतलब 1 सदी से ज़्यादा इन्होंने काम किया है, उसका इनको एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ये जोखिम प्रबंधन और व्यापार करने के लिए जो भी टूल्स हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। और ये खुद को देखिए बताते हैं कि ये एक वैश्विक एकीकृत जोखिम मूल्यांकन फर्म है। तो कुल मिला के ये जो रिस्क है, उसका असेसमेंट करते हैं, किसी मार्केट में क्या रिस्क है, और खासकर ये गवर्नमेंट के रिस्क को भी असेसमेंट करते हैं। अब आपके मन में होगा कि मूडीज ने भारत के बारे में क्या कहा है? तो मूडीज ने भारत को Baa3 की रेटिंग दी है। भारत की रेटिंग क्या है मूडीज में? Baa। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? ये ध्यान रखने वाला है। भारत की स्थिति क्या है? स्थिर है। तब जिस कैटेगरी में भारत है, या भारत की जो करंट कंडीशन है, उसमें भारत क्या है? स्टेबल है। भारत लगातार इस कंडीशन में बना रहेगा, इससे अभी नीचे जाने की संभावना नहीं है। इस तरह की ये बात कह रहा है। इसके साथ अपनी रेटिंग में ही ये कह रहा है कि देखो, नागरिक समाज और राजनीतिक असंतोष में कमी हुई है। तो समाज में जो असंतोष है और जो राजनीतिक असंतोष है, उसमें कहीं न कहीं कमी हुई है। ये भारत के विषय में कह रहा है। ये कह रहा है कि वैश्विक और घरेलू ब्याज दरों में हाई वृद्धि हो रही है। भारत पे हाई इंटरेस्ट रेट है, लोन है, बहुत सारे लोन है भारत, और भारत की जो लोन देने की क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर ऋण सामर्थ्य है। भारत ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लोन ले रखा है कहीं न कहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके साथ ये अपनी ही रिपोर्ट में कह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तेज़ी से बढ़ती रहेगी। तो भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, वो फ्यूचर में भी लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसा मूडीज़ की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो मूडीज की रिपोर्ट में भारत की स्थिति को क्या दिखाया गया है कि भारत एक स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहेगा। तो भारत में डिग्रोथ जैसी कोई सिचुएशन नहीं आई। और चाइना के विषय में क्या कह रहे हैं? ये लगातार डिग्रोथ आएगी, और डिग्रोथ आ क्यों रही है? जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जिसको कहे जो इनका रियल एस्टेट है, उसकी वजह से ज्यादा डिग्रोथ आ रही है। वहां पे घर बन गए हैं, रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? रियल एस्टेट से पैसा वापस आ नहीं रहा, लोग घर खरीद नहीं रहे। अब इसकी वजह से क्या होगा? एक तो आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा,
फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब जिन इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया है, जिन बैंक्स ने लोन दिया है, उनको रिकवरी नहीं होगी। दूसरा, जिन बिल्डर्स ने जिन बिल्डर्स ने मकान बनाए हैं, उनको भी लॉस होगा, तो ये भी लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो लोन डिफ़ॉल्ट एक बड़ी समस्या बन जाएगी कहाँ पे? चाइना में। और इस वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है, वो गिरती चली जाएगी। आशा करता हूँ, बहुत ही सामान्य भाषा में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको ये टॉपिक समझा चुका हूँ। जुड़े रहिए आप लोग अनुपम आईएएस के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।